हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुमित मिश्रा और आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। हमारी पहली वीडियो एनीमिया की डेफिनेशन और उसके क्लासिफिकेशन पर बनी थी। इससे पहले हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ें कुछ बेसिक चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए। और पहली चीज़ की बात करेंगे वो है आरबीसी इंडेक्स। कई लोगों को इसका फॉर्मूला याद नहीं रह पाता, तो हम इसको सिंपल बनाएंगे। ये हमारा ये पहला जो है वह मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। हम मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम से मतलब ये है कि मीन मतलब होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का हम मीन निकाल रहे, जैसे 1 2 3। हमें अगर इसका मीन निकालना है तो 1 2 3 और यहाँ नीचे 3। वैसे यहाँ मीन का मतलब यहाँ ये है कि मतलब आरबीसी का काउंट, नीचे आरबीसी का काउंट आएगा और ये है पैक सेल वॉल्यूम। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पैक सेल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन आरबीसी काउंट मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक में। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 से 95 फेम्टोलीटर होती है। जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है वो कम होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जैसे कि अपने थैलेसीमिया हुआ और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है अपना मैक्रोसाइटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं इसको। मेनली मैक्रोसाइटिक एनीमिया हमने देखा था विटामिन B12 की डिफिशिएंसी और फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी में। पॉलीसाइथीमिया वेरा में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पॉलीसाइथीमिया वेरा में पैक सेल वॉल्यूम जो होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। हम बात करेंगे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में। वही मतलब मीन कॉर्पस्कुलर मतलब कोई आरबीसी या कोई सेल। तो मीन वही मतलब आरबीसी काउंट हमारा नीचे आएगा मिलियन पर क्यूबिक मीटर में। और यहाँ हीमोग्लोबिन से मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन अपने यहाँ ऊपर रहेगा। तो ये हमें याद करने में बहुत आसानी रहेगी कि हीमोग्लोबिन और ये वॉल्यूम का ये, तो इससे हमारा फॉर्मूला बहुत आसानी से हो जाता है कि याद हो जाएगा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 26 से लेकर 33 पिकोग्राम में आती है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम हो जाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में, वही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया होता है, और बढ़ जाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। यहाँ हम एक बात करना भूल गए हैं कि जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करेंगे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में। तो इसका फॉर्मूला होता है हीमोग्लोबिन बाय मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पैक सेल वॉल्यूम। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 32 प्लस माइनस 2 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया में, और बढ़ जाता है अपना जब अगर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, क्योंकि जो न्यूमरेटर जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन दिया है तो वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा हमारा। और नॉर्मल होता है अपना मैक्रोसाइटिक एनीमिया में नॉर्मल होता है ये। हम बात करेंगे रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वृत्त की। तो ये बेसिकली मेजरमेंट होता है अपना एनाइसोसाइटोसिस में। मतलब एनाइसोसाइटोसिस का मतलब होता है वेरिएशन इन साइज में वेरिएशन। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी, जो RDW की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12 से 16 होती है। वो अगर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो अकेला तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं वेरिएशन साइज की बात कर रहे हैं। जब तक शेप में अंतर नहीं होगा तब तक ये नहीं बढ़ेगा। जैसे एनाइसोसाइटोसिस डायमॉर्फिक सेल्स में 16 से ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है इसमें हमें माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक दोनों मिल रही हैं। तभी इसमें 16 से ज़्यादा वैल्यू आ रही, क्योंकि एनाइसोसाइटोसिस मतलब वेरिएशन इन साइज। अकेले माइक्रोसाइटिक में कभी भी नहीं बढ़ेगा RDW अगर खाली माइक्रोसाइटिक एनीमिया हुआ। तो एनाइसोसाइटोसिस होगा यानी वेरिएशन इन साइज होगा
तभी जो है बढ़ेगा। डायमॉर्फिक सेल्स जो हैं जिसमें मतलब माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक दोनों दिखती हैं सेल्स, जैसे कि अगर इसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों की अगर डिफिशिएंसी हुई तो। अब बात करते हैं एक टर्म पॉलीकोसाइटोसिस की। ये मतलब होता है वेरिएशन इन शेप, डिफरेंट डिफरेंट शेप की आरबीसीज हो जाती हैं। जैसे स्पेरोसाइटोसिस स्पेयर शेप की आरबीसी होती है, ये हम आरबीसी मेम्ब्रेन डिफेक्ट के कारण होता है। ओवलोसाइटोसिस ओवल शेप की होती है, ये हमें बेसिकली जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेंगी। स्टोमेटोसाइटोसिस ये बाल शेप की आरबीसी हो जाती है, ये भी मेम्ब्रेन डिफेक्ट के कारण होती है। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन डिफेक्ट होता है उसका। सिस्टियोसाइटोसिस ये फ्रेगमेंट होता है, आरबी की फ्रेगमेंट्स हो जाती है, आरबीसी टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स हो जाती हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया में देखने को मिलती हैं। और है एक लेप्टोसाइटोसिस, ये मतलब थिन आरबीसी है, थिन। बेसिकली कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि रेटिकुलोसाइटोसिस कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, मतलब कहाँ रेटिकुलोसाइट्स कम हो रही हैं, कहाँ रेटिकुलोसाइट्स बढ़ रही हैं। उसका रेटिकुलोसाइट जो काउंट है अपना, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो रेटिकुलोसाइट जो काउंट होता है वो, जो हम परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो रेटिकुलोसाइट अपॉन आरबीसी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला वैसे सही तो है, लेकिन जब हीमोलाइटिक एनीमिया होता है तो ये फॉर्मूला सही वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी जो है वो कम हो जाती हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा होता है आरबीसी का। तो जब आरबीसी कम होगी तो रेटिकुलोसाइट जितनी वैल्यू आएगी वो उससे ज़्यादा आएगी, इसलिए ये फॉर्मूला मतलब करेक्ट नहीं है एक प्रकार से हीमोलाइटिक एनीमिया। तो जो दूसरा फॉर्मूला आया जो करेक्ट रेटिकुलोसाइट काउंट जिसे कहते हैं CRC, रेटिकुलोसाइट परसेंट मल्टीप्लाई आएगा यहाँ, मल्टीप्लाई हीमोग्लोबिन ऑफ पेशेंट अपॉन हीमोग्लोबिन ऑफ नॉर्मल। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है रेटिकुलोसाइट्स का। तो मतलब कहाँ रेटिकुलोसाइट कम हो जाती है और कहाँ बढ़ जाती हैं, तो इसका ये है कि बेसिकली अगर एनीमिया पेरिफेरल ब्लड में आरबीसी जो काउंट है वो कम हो गई है, जो पेरिफेरल ब्लड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आरबीसी काउंट कम हो गई है या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो जो हमें बोन मैरो है वो कंपनसेट करेगी, बोन मैरो है वो कंपनसेट करेगी और रेटिकुलोसाइटोसिस होगा उससे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेटिकुलोसाइट बढ़ेंगी और उस वजह से रेटिकुलोसाइटोसिस होगा। तो इस वजह से पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेटिकुलोसाइट दिखेंगी। तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में इस प्रकार रेटिकुलोसाइटोसिस दिखता है। वहीं अगर प्रॉब्लम बोन मैरो में हुई, मान लो जैसा बोन मैरो में फेलियर हो गया आरबीसी प्रोडक्शन का, आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, तो वहाँ से मतलब इमेच्योर सेल ही नहीं बन रही हैं, तो फिर रेटिकुलोसाइट कैसे मतलब बनेगी, तो कम हो गई रेटिकुलोसाइट। तो इन ऐसे एनीमिया में रेटिकुलोसाइट हमें कम देखने को मिलती हैं। तो मेनली ये एनीमिया जो या तो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, या फिर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी, और ज़्यादातर प्लास्टिक एनीमिया होता है, उसमें जो है रेटिकुलोसाइट काउंट जो है कम मिलता है हमें पेरिफेरल ब्लड में। और इसमें पेरिफेरल ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे आरबीसी कम हो रही, जैसे ब्लड लॉस हो गया,
एक्यूट ब्लड लॉस या क्रोनिक ब्लड लॉस, तो वहाँ पे रेटिकुलोसाइट ज़्यादा दिखाई देंगी। और हीमोलाइटिक एनीमिया जो होते हैं उसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे भी रेटिकुलोसाइटोसिस दिखाई देते हैं हमें। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इसमें से। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमनली सीन इन इंडिया, वुमेन में भी देखा जाता है, इज डिफेक्ट इन आयरन एब्जॉर्प्शन। इसी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया डेवलप व्हेन द सप्लाई ऑफ आयरन इज इनएडिक्वेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। सिंथेसिस के लिए जो आयरन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है या सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है एनीमिया। तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म हम पहले वो देखेंगे। तो बेसिकली जो आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म में जो है हम उसको इंटेक करते हैं, तो जो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में वो फेरस फॉर्म में जाता है, मतलब Fe पॉजिटिव टू पॉजिटिव के तौर पर जाता है। तो जो आयरन है वो Fe3 है तो वो Fe2 में कन्वर्ट होता है पहले तो वो एंजाइम जो जिसे हम फेरिक रिडक्टेस कहते हैं उसको ड्यूडेनम में जो है ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेस कहते हैं। बी रिडक्टेस। तो जो Fe2 पॉजिटिव है वो एक ट्रांसपोर्ट होता है, उसके द्वारा एंट्रोसाइट्स में एंटर होता है। इस ट्रांसपोर्ट का नाम होता है DMT1 यानी डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। तो जब आयरन एंट्रोसाइट्स में होता है तो ये स्टोर हो जाता है ऐसा म्यूकसल फेरिटिन के उस पर, तो आयरन स्टोर भी हो जाता है तो म्यूकोसल फेरिटिन। जो आयरन है वो एंट्रोसाइट से बेसोलेटरल जो सरफेस होता है एंट्रोसाइट से उससे बाहर आता है, उसमें जो चैनल्स होते हैं उसको हम कहते हैं फेरोपोटीन, उससे बाहर आ जाता है और ये ब्लड वेसल्स में एंटर होता है। ब्लड वेसल में एक प्रोटीन होता है ट्रांसपेरेंट, उसके साथ आयरन बाइंड हो जाता है। ट्रांसपेरेंट के साथ आयरन बाइंड, ट्रांसपेरेंट 33% सैचुरेटेड हो जाता है आयरन की बाइंडिंग से, आयरन के साथ बाइंडिंग के साथ। और या तो फिर अब यहाँ से ये लीवर में जाएगा या फिर ये बोन मैरो में जाता है। बोन मैरो में जो इमेच्योर सेल्स होती हैं अपनी इरेथ्रोब्लास्ट, उसमें ट्रांसपेरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये आयरन को ले लेती हैं और ट्रांसपेरेंट फ्री हो जाता है इससे, और ट्रांसपेरेंट रीयूटिलाइज हो जाता है हमारा वापस। और ये जो आयरन जो होता है वो हीम सिंथेसिस में यूज़ हो जाता है अपना। और जो आयरन जो लीवर में जाता है वो फेरिक फॉर्म में, वो लीवर में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एपोफेरेटिन, उसके साथ बाइंड होके वो फेरेटिन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो जब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, जैसे ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस के कारण या फिर ये डिस्कोमाइजेशन हो जाता है एंट्रोसाइट्स का, तो आयरन लॉस होने लग जाता है। तो पहले तो हमारा जो आयरन स्टोर है वो कंपनसेट करेगा, और जब ये नेगेटिव बैलेंस कंपनसेट नहीं कर पाता है और जब ये ख़त्म होने लग जाता है तो उसके बाद जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाता है। एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, जो फोरोपोटीन होता है वो नेगेटिवली कंट्रोल होता है हेप्सिटिन प्रोटीन द्वारा, जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट करता है, जो लीवर में हेप्सिटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
वो नेगेटिवली बैलेंस करता है यहाँ पे फेरोपोटीन को, नेगेटिवली फीडबैक देता है, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता है। क्या रहता है, कभी कभार आयरन ओवरलोड हो जाता है तो हेप्सिड्रीन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है लीवर में, और वो फेरोपोटीन जो चैनल है उसको जो है नेगेटिव फीडबैक देता है, जिस वजह से जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन जब मतलब आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा चाहिए रहता है तो हेप्सिड्रीन कम हो जाता है और फेरोपोटीन बढ़ जाता है। तो हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इटियोलॉजी के बारे में, मतलब किस वजह से होते हैं। पहले तो इंक्रीज इन ब्लड लॉस, ये पहली इटियोलॉजी है। तो यूट्रस में देखेंगे हम पहले। या तो इसमें एक्सेसिव मैस्टुरेशन हो रहा हो, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग, जीआईटी में पेप्टिक अल्सर, या हुकवाम का जो इन्फेक्शन होता है, हुकवाम की वजह से भी ब्लड लॉस हो जाता है और उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। या फिर कैंसर ऑफ स्टोमक में कैंसर है, ईसोफेगस वेराइसिस, ब्लड वॉमिटिंग हो जाती है, जिसमें ब्लड की वॉमिटिंग होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है वैसे तो। हीमोहॉराइड्स, पाइल्स कहते हैं इसको, और रेक्टल ब्लीडिंग, या फिर क्रोनिक एस्पिरिन इंजेक्शन। क्रोनिक एस्पिरिन इंजेक्शन से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है हमें उसमें। या फिर डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन देखेंगे अब हम। पार्शियल और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, एक्लोरोहाइड्रिया, मतलब एचसीएल या पेप्टिक सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, तो उससे एचसीएल नहीं होता है प्रेजेंट, एचसीएल कम होता है या एब्सेंट स्टोमक में। और या तो मॉल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स होती हैं जो, जैसे हम जीआईटी में देखेंगे, जैसे सीलियक डिसीज, रीनल में जैसे हेमेटूरिया हो रहा हो, ब्लड लॉस, आरबीसी प्रेजेंट है यूरिन में, और हीमोग्लोबिन यूरिया हो रहा हो, नोज में रिपीटेड एपिस्टेसिस हो रही हो, या लंग्स में हीमोप्टेसिस हो रही हो, इंक्रीजिंग इन रिक्वायरमेंट,
तो जो आयरन की डिफिशिएंसी मेनली तब हो जाती है जब हमें मतलब इंक्रीज रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और हम ज़्यादा आयरन नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा आयरन इंटेक नहीं कर रहे हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान। या इनएडिक्वेटेड डाइट, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान एनोरेक्सिया, तो ये हमारी एटोलॉजी हो गई आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की लैब डायग्नोसिस देखेंगे। तो लैब डायग्नोसिस सबसे पहला पॉइंट हमारा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, क्योंकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन की कमी हो रही है, तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जो है कम हीमोग्लोबिन बन रहा है। और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखेंगे फिर हम। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज दिखाई देंगी। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब छोटी छोटी आरबीसीज रहेंगी यहाँ पे, और इनका जो सेंटर पेलर रहेगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा रहेगा सेंटर पेलर इनका। तो जो नॉर्मल आरबीसी होती है उसका जो सेंटर पेलर होता है वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ऐसा ही रहता है, लेकिन जो हाइपोक्रोमिक जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी उसका सेंटर पेलर बहुत लार्ज होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस हो नहीं रही है, तो हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में इस आरबीसी में फिल नहीं हो पाते, तो सेंटर पेलर को थिन रिम जैसी दिखाई देती है जब हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखते हैं। और रेटिकुलोसाइट कम होती हैं इसमें। और टारगेट सेल्स दिखाई देते हैं। टारगेट सेल्स क्या है? टारगेट सेल्स बेसिकली टारगेट शेप के दिखाई देते हैं। टारगेट शेप के होते हैं मतलब इनके जो आरबीसी की जो आउटर जो लेयर है वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, और जो सेंटर हिस्सा है वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। तो ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो ये टारगेट शेप के दिखाई देंगे, बुल्स आई भी कहते हैं इसे। और पेंसिल सेल्स दिखाई देंगी। पॉलीक्रोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट शेप है आरबीसीज की। अब हम आरबीसी इंडेक्स की बात करेंगे। तो एमसीवी यहाँ पे कम हो रहा है क्योंकि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है इसलिए, और एमसीएच भी कम होता है यहाँ पे। एमसीएचसी भी कम होगा। जो आरडीडब्ल्यू है वो बढ़ेगा, इंक्रीज, क्योंकि एनआइसोसाइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। डिफरेंट शेप्स की आरबीसीज दिखाई दे रही हैं हमें, पेंसिल सेल दिखाई दे रही हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज दिखाई दे रही हैं, तो आरडीडब्ल्यू बढ़ेगा।